कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा के साथ। बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और नहीं बताता। विनोद अग्निहोत्री जी प्रोग्राम में आगे। सर बहुत स्वागत है आपका। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं जी, बहुत स्वागत है आपका। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। कागज गिर गए, कहानी नहीं गिरी है सर, ठीक कैसे गिरेगी? हाँ सर, देखिए सरप्राइज होने वाला है, कुछ ऐसा सुनने में आया है। दो बड़ी खबरें आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और अगर इनमें कुछ सच्चाई है, तीनों लोग बैठे हैं, बता देंगे कि कितनी संभावनाएं हैं। क्या कहते हैं सर, अर्थ शैटरिंग क्या कुछ होता है ना, बहुत बड़ा जब भूकंप टाइप कुछ आता है, अर्थ शेकिंग कुछ हो जाएगा बड़ा। कैसे एक खबर चल पड़ी और अब वो सब जगह उसकी आवाज सुनाई दे रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी बनी हुई है, इतना काम कर रही है, उसका मैंडेट तो है कि अगर ये कानून बनता है तो वो 2034 से सारे देश के चुनाव लोकसभा के विधानसभाओं के एक साथ होंगे। लेकिन उसमें नई चीज ये चल पड़ी है कि अगर कई प्रदेश राजी हो कि 2029 का इलेक्शन लोकसभा के साथ हम विधानसभाओं का अपने अपने राज्यों का करा सकते हैं, तो ये इसके लिए तो कानून की भी जरूरत नहीं है। ये तो सरकार जो है गवर्नर को कह करके विधानसभाओं के काम जो है वो आगे करने पड़ेंगे, कुछ पीछे करने पड़ेंगे। अब उसमें सर ये चर्चा चल रही है कि इस वक्त एनडीए के 22 राज्यों में सरकार है। अब 27-28 में 2 साल में 7 और मेरे ख्याल में 6 ऐसा 13-14 जगह पे चुनाव होना है। अब उनमें से गिव एंड टेक जो भी हो, मान लीजिए बराबर ही रहा। अगर 20 राज्यों में भी एनडीए की सरकार होती है तो चर्चा यह है कि वो राज्य क्या अपना टर्म जो है कर्टेल करके, किसी का केवल 1 साल हुआ होगा, किसी के 2 साल हुए होंगे, किसी के 3 साल हुए होंगे, तो वो अपने 1-1, 2-2, 3-3 साल कुर्बान करके वन नेशन के इलेक्शन के साथ अलाइन करने के लिए डिसॉल्व करवा दें असेंबली और चुनाव हो जाए। ऐसे कई राज्यों में हो सकता है। बात कहां से आई? पीपी चौधरी जी से पूछा गया, जो कि जेपीसी के चेयरमैन है। तो उनसे ये सवाल हुआ कि साहब ये तो 34 में होगा, पहले भी हो सकता है क्या? उन्होंने कहा आप कानून पास करा दीजिए और उसके बाद तो राज्यों के ऊपर है। फिर वो जो खबर में पढ़ रहा था उसमें तो कई राज्यों को कोट किया गया है, जैसे गोवा के मतलब ये लोग कई राज्यों में जाकर उन्होंने बात की है ना, गोवा के, उत्तराखंड के, उसमें क्योंकि खबर में लिखा हुआ है कुछ राज्य तो वो लोग तैयार हैं, कुछ तो 2028 के अंत में है, वो तो साथ में करा देते हैं। वो तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के। नहीं, चुनाव तो होगा, असेंबली इलेक्शन तो होगा, टर्म एक्सटेंड तो नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते? मतलब ये मैंने तो जो पढ़ा उसमें केवल कर्टेल करने की बात है। एनीवे, ये केवल 4 महीने एक्सटेंड करना है आपको, राष्ट्रीय थॉट की बात है कि भाई क्या वाकई ये मुमकिन है कि एनडीए के राज्य, बीजेपी के ही बोलिए, वो अपना टर्म छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं और लोकसभा के साथ दोबारा इलेक्शन कराएं। एक खबर तो ये चली सर। और दूसरी खबर ये कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश जी की मार्फत आ रही है। उन्होंने ये सवाल उठाया, मुझे तुरंत इनकी याद आई जब ये जयराम का नाम लेते इनकी याद आ जाती। हाँ नहीं, क्योंकि वो खबर ये पहले कई दिनों पहले दे चुके हैं कि मतलब खबर ही, इन्होंने कहा था इस पर नजर रखने की बात होगी। ये विंटर सेशन साइनेडाई हुआ है, प्रोरोग नहीं हुआ। तो वो पूछ रहे हैं कि आमतौर पर साइनेडाई होने के 3-4 दिनों के अंदर सत्रावसान प्रोरोग हो जाता है, तो इस बार क्यों नहीं हुआ? फिर वो खुद ही उदाहरण दे रहे हैं कि पूर्व में भी 2 बार ऐसा हुआ है कि एक बार 10 दिन, एक बार 20 दिन टला है, उतने अंतराल के बाद हुआ है प्रोरोग। लेकिन इस बार एजेंडा है इस सरकार के पास। तो इन्होंने ये कहा था कि देखने वाली बात होगी कि सत्रावसान होता है या केवल साइनेडाई होता है। तो साइनेडाई सत्रावसान क्यों नहीं हो रहा? क्या इसको एक्सटेंड करके, जयराम जी रमेश जी ने शक जाहिर किया है, क्या ये वही 2/3 बहुमत वाला कानून, मतलब डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण, वो फिर लाने की फिराक में है क्या? तो ये बातें पहले ही सर वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात कर लें। खबरें तो आपने वो देखी होगी, आपने भी। क्या सच्चाई है इसमें, क्या मतलब? और उसमें कोट किया गया, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को कोट किया गया कि हमें एतराज नहीं अगर ऐसा होता है तो। नहीं, लेकिन इस तरह के राज्य, जैसे दिल्ली की अगर बात कर रहे हैं, तो दिल्ली का इलेक्शन कब होना है? उस हिसाब से आप समझिए ना कि 30 में होना है। तो थोड़ा पहले अगर हो जाए तो 1 साल हाँ, छोटा करना होगा। जो बीजेपी रूल्ड बिहार का भी 30 में होना है, और बीजेपी रूल्ड जो स्टेट हैं, वो वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ तो आइडिया दे ही नहीं सकते वो, ठीक है ना। उनसे अगर कमेटी जाकर अगर पूछ रही है कि आपको क्या करना है, तो थोड़ी कमेटी के सामने वो ये कहेंगे कि नहीं हमें पसंद नहीं है, जब टॉप शीर्ष स्तर से ये फैसला हो गया है तो। लेकिन सौरभ, इसमें बहुत आप कह सकते हैं कि दूर की कौड़ी वाली चीज़ अभी है। सब कुछ अभी निर्भर करेगा इस बात पर कि अगले साल जहां चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश खास तौर पर, उनके नतीजे कैसे आते हैं।
अभी विपक्ष को ऐसा जो लग रहा है कि हमने सरकार पर दबाव बढ़ाया है, ठीक, इसमें इस तरह के कानून और इतने बड़े लेवल पर आप लागू कर लें, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कम से कम मुख्य विपक्षी दल आपके साथ सेम पेज पर ना हो। और मुझे कोई कारण नजर नहीं आता अभी कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ किसी भी मसले पर सेम पेज में आने को वो तैयार होगी। वो तो अगेंस्ट है, उन्होंने दोबारा कहा है कि वही हम करें इसके ना, उस against हैं। कंडीशन में फिर ये बड़ा मतलब बहुत दूर की कौड़ी होगी। हाँ, अगर अगले साल जहाँ चुनाव होने, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में ऐसा दिखे कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और इस तरह की चीज़ें हो गई, फिर मोरल डाउन हो जाने के बाद कुछ भी होता है। लेकिन अभी की स्थिति में अगर आप देखें तो वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। देखिए, कानून जो बिल है वो ये कहता है, बिल पास होने के बाद अगला लोकसभा इलेक्शन, उस लोकसभा की पहली सिटिंग होने के बाद जितने भी चुनाव होंगे उनके अगले इलेक्शन के बीच जितना भी उनका टर्म बचेगा वो कट शॉर्ट कर दिया जाएगा। ठीक, मतलब उसके बाद उस 39 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, 34 के लोकसभा इलेक्शन से पहले 33 में भी अगर कोई इलेक्शन होगा तो कट शॉर्ट होगा, तो कट शॉर्ट होगा, फिर वो 1 साल की असेंबली होगी। ये कानून कहता है। बट दैट इज इफ द बिल इज पास नाउ, और ये इन इफेक्ट आए 2034 से। हम बात कर रहे हैं 2029 से ही क्या ये लागू हो जाए। जैसे अभी महिला आरक्षण वाली बात चल रही है कि भाई इसको इसी बार से लागू करो, आपको क्या संभावनाएं लगती है? दोनों बड़े काम है। नहीं, महिला आरक्षण वाला तो डिलिमिटेशन से लिंक है वो, तो उसके लिए तो जाहिर है जब इनका इंतजाम हो जाएगा तो जिस दिन इंतजाम पूरा पक्का हो गया पुख्ता, उस दिन विशेष सत्र बुला करके उसको किया जा सकता है। और उसमें कोई संवैधानिक बाधा नहीं है किसी तरह की। खाली सरकार को, रूलिंग पार्टी को ये मुतमईन होना है कि उनके पास 364 का नंबर हो गया, या कुछ दल 100% आश्वासन दे दे कि हम वॉकआउट कर जाएंगे उस समय वोटिंग के टाइम में, तो 2/3 का व्यवस्था। राज्यसभा में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ बहुत कम अंतर है। इस पर भी आते से पहले वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात कर लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन तो पहला तो अगर कुछ देखिए, कम से कम 10-12 राज्य ऐसे हैं जिनके चुनाव थोड़ा प्रीपोन करके, थोड़ा एक्सटेंड करके आप 2029 के साथ ला सकते हैं। कुछ जो 30 में होने उनको आप पहले कर ला सकते हैं, और जो 28 के अंत में होने हैं या 29 में होने हैं, 29 में कुछ तो साथ होते हैं, उड़ीसा के साथ होता है, आंध्र प्रदेश साथ होता है, तो साथ ही होते हैं तो कुछ राज्य तो वो हरियाणा और वो क्या महाराष्ट्र का शायद हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, ये सब 30 मतलब थोड़ी 29 लेट होते, तो ये सब क्लब किए जा सकते हैं। तो मुझे तो 12-14 राज्य तो ऐसे हैं ही जिनको आप कर सकते हैं। अब उसके लिए कोई कानूनी जरूरत नहीं है आपको। हाँ, कानूनी अनिवार्यता के बिना भी हो सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो एक बल इच्छा शक्ति चाहिए कि यहाँ ये करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर प्राइम मिनिस्टर चाह लें मोदी जी, तो जो बीजेपी रूल स्टेट हैं या एनडीए रूल स्टेट हैं, तो वो संख्या बढ़ भी सकती है। बिहार क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? मतलब आप कानून बना लें, कानून में 34 का प्रोविजन है, 34 से करा लीजिए, पूरे देश में एक साथ कर लीजिए, वो एक सीधा सीधा तरीका है। आप अपनी सरकार छोटी करके किस लिए करेंगे ये? नहीं, मुझे नहीं लगता करेंगे, लेकिन अगर किस लिए वाली बात करो तो देखिए, वो जो देवेंद्र कह रहे हैं वो देखा जाएगा कि माहौल क्या है। अगर इलेक्शन में मुफीद माहौल लग रहा है तो फिर साथ करा के लोकसभा के साथ लोकसभा भी जीतो और विधानसभा भी जीतो, वो एक कैलकुलेशन होगा। अगर वो कैलकुलेशन होगा कि नहीं गड़बड़ है, तो शायद वो ना करें, क्योंकि ये बड़ा विचित्र होता है। आप देखिए 3 राज्य। गड़बड़ अच्छा कैसे पता रहेगा? जैसे आजकल गड़बड़ चल रहा है कि ठीक चल रहा है? नहीं, मैं दूसरी बात, आजकल तो अभी चुनाव तो कोई नजदीक है नहीं। मैं जनरली माहौल का बैरोमीटर समझ रहा हूं। आजकल गड़बड़ चल रहा है, आजकल गड़बड़ चल रहा है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल ठोस उदाहरण दे रहा हूं। 2019 में 18 में 4 के 3 राज्य जो है कांग्रेस जीत गई थी 18 में। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीनों बड़े राज्य जीत गई थी। 4 महीने बाद चुनाव हुआ, क्या हुआ? 44 से 53 पहुंचे और उन राज्यों में साफ हो गई। ये इसी तरह 2023 में बीजेपी जीत गई तीनों राज्य, लेकिन 240 पे अटक गए। 240 पे आ गए। तो 4 महीने बाद लोग ये भी होता है ना, विधानसभा का वोटिंग पैटर्न और लोकसभा का वोटिंग पैटर्न में भी फर्क होता है। तो इसलिए अब ये कैलकुलेशन, इसके खिलाफ तो आर्गुमेंट देने वाले यही लोग कह रहे हैं ना कि भाई वो राष्ट्रीय माहौल का विधानसभाओं में लाभ उठाने के लिए ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा भी हुआ है सौरभ कि लोग उसी राज्य में लोकसभा का नतीजा, एक साथ चुनाव हुए हैं, लोकसभा में किसी दूसरी पार्टी जीत रही है और विधानसभा में दूसरी पार्टी जीत रही है, ऐसा भी हुआ है। उसी वही वोटर। तो
इसलिए वोटर की माइंड को समय आया कि आपको लगता है सरकार के लिए समय ठीक है इस पर आगे बढ़ने के लिए? वन नेशन वन इलेक्शन पहले पूछ रहा हूँ सर, उस पर मैं आऊंगा, पर ये आपने छोटा क्यों लिखा है सरप्राइज, और नीचे छोटा क्यों लिखा है, बीच में बड़ा क्यों लिखा है? इसी में सूत्र छिपा हुआ है सर। अच्छा, छोटा सरप्राइज वन नेशन वन इलेक्शन, बड़ा सरप्राइज डिलिमिटेशन महिला आरक्षण, उसके बाद और छोटा सरप्राइज यूसीसी। अच्छा, तो ये 3 सरप्राइजेस आपने बहुत मतलब वेल थॉट ऑफ, ये आज आपका सर आपने कैसे दिमाग पढ़ा है हमारा, हमें नहीं पता था। है ना, ये आलोचक ऐसे ही होते हैं सर। मतलब जैसे राज कपूर फिल्म बनाते थे तो वो समाजवाद सोच के नहीं बनाते थे लेकिन हो जाता था। लेकिन जो उसके क्रिटिक होते थे वो यही कहते थे कि बड़े समाजवादी और बड़े जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। तो मुझे लगता है देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन अभी बस एक, मुझे नहीं लगता है कि उस पर बहुत फोकस है सरकार का। सरकार का फोकस अभी उस पे है जिस पे आप बाद में आने वाले हैं, है ना। तो वन नेशन वन इलेक्शन में बहुत मुश्किल भी नहीं है, पर सरकार अभी क्यों छेड़ेगी? मतलब उस मुद्दे को क्यों छेड़ना जब वो 34 से होना है, नेचुरल प्रोसेस में हो रहा है, उसकी प्रोसेस चल रही है, उसको क्यों मतलब ये बातचीत करके कहीं से एक शगुफा छोड़ देना जैसा मुझे लगता है। क्योंकि सरकार अभी, जो मुझे जानकारी भी है और जो मुझे मेरा सेंस भी है, कि सरकार सिर्फ और सिर्फ उसी मुद्दे पे फोकस्ड है अभी जिस पर आप बाद में बात करेंगे, और उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा छोड़ा जाएगा, बहुत लोगों के हार्ट पल्पिटेशन बढ़ जाएंगे। अरे यार 2 ही साल में, अब आप सोचिए कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गए 27 में और अखिलेश जी की सरकार आ गई, खुदा न खास्ते तो जरूर होगा। और इसका उलट अगर योगी जी की सरकार आ गई, बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं ये बड़े सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। प्रमोद सावंत जी जो गोवा वाले कह रहे हैं, उनका तो बहुत छोटा सा स्टेट है, छोटा स्टेक है। उत्तराखंड का बहुत छोटा स्टेक है ना। वहां तो मान लीजिए कभी कुछ की सरकार आती है जाती है जो भी है, लेकिन जो बड़े स्टेट हैं जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, बिहार तो खैर 30 में होना ही है तो उनको चलो प्रीपोन कर सकते हैं थोड़ा सा, और सम्राट है वहां तो सम्राट होता है भाई, उसको क्या करना, 30 हो गए। और बंगाल है, बंगाल अभी होके चुका है 26 में जी, तो 3 साल में 2 साल फिर भी बचेंगे बंगाल 31 में होना होगा। तो इन सब चीजों को मुझे लगता है इस पर ये सेटल होता है कि ये अब ये नारे के लेवल पर ही रहेगा। मतलब अभी एक वाटर टेस्टिंग की तरह है ये, ठीक है, कि आपने एक वाटर टेस्ट करने के लिए कि बाकी लोगों की क्या राय आती है। देवेंद्र जी ठीक कह रहे हैं, श्रीमान राहुल गांधी तो अभी मतलब सरकार अगर सही भी कहेगी तो कहेंगे हम नहीं जा रहे हो। अभी वो मनुस्मृति पे है। ये क्या है? राहुल जी भी मनुस्मृति पे हैं। अच्छा, ओके, उनका फोकस वहां है। राहुल जी मनुस्मृति पे नहीं है। राहुल जी दरअसल एक ऐसे कॉकस से जुड़े हुए हैं जिनके लिए मनुस्मृति पॉलिटिकल टूल है। वो पूरी तरह से लेफ्ट इकोसिस्टम के मतलब कैद और गिरफ्त तो कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो 4 साल में मेरे साथ ही सीनियर सिटीजन हो रहे हैं, तो मतलब ऐसे व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी के आसपास जितने लोग हैं ना जी, लेफ्ट की राजनीति अब कांग्रेस के माध्यम से हो रही है। ये सारे नारे लेफ्ट के हैं, ये सारी चीजें लेफ्ट के हैं। अगर मनुस्मृति, नारी, ये सब चीजें होती तो इंदिरा जी की पॉलिटिक्स देख लीजिए। अच्छा चलो, मनुस्मृति पढ़ के देश की जनता बर्बाद हो गई। मलाला तो नहीं पढ़ी थी मनुस्मृति? पढ़ी थी। मलाला के साथ क्या हुआ? फ्रांस की जो सिमोन दे बोउआ थी, उसने तो मनुस्मृति नहीं पढ़ा था, वहां क्यों चला ये अभियान? तो ये सब चीजें पॉलिटिकल टूल के तौर पर हम विषयांतर हो जाएंगे, इसलिए आप इस बड़े वाले सरप्राइज पे आ जाइए। इस पर हम इसके बाद वाले के बाद आ जाते हैं। तो अब दूसरी बात जो जयराम रमेश कह रहे हैं, अब आप ये बताइए, आपने उसी दिन कहा था कि इस पर निगाह, कई दिन हो गए इस बात को, कि निगाह रखिए कि साइनेडाई होता है या प्रोरोग होता है, तो क्यों अभी तक इसको प्रोरोग नहीं किया गया? उस समय कहने के पीछे वजह सर ये थी कि वो ये पता चल रहा था कि प्रोरोग किया जाएगा अभी। अच्छा। और एक फिर से ये कोशिश रहेगी कि सत्र खत्म होने के बाद भी कि क्या ऐसा हो सकता है कि सितंबर के आखिर या अक्टूबर में के फर्स्ट वीक में उस तरह के सिनेरियो बन जाए, जो कि बनता अभी नज़र नहीं आ रहा है, बट वो एक पॉसिबिलिटी ओपन करके रखा गया था। ऐसा नहीं था कि जैसे प्राथमिकता के हिसाब से आप समझें तो सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता भी यही है, और उसी बात को बार बार समझाया भी जा रहा है कि क्यों इस वजह से ये करना पड़ रहा है, 2029 में क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि मौजूदा कानून जो पास हुआ है, मौजूदा कानून तो ये कह रहा है ना कि
इसके बाद इस कानून के पास होने के बाद जो पहला सेंसस होगा उसके आधार पर डिलिमिटेशन होगा, तो उसी में बदलाव के लिए ये जोर दिया जा रहा है कि 34 में नहीं 29 में ही ये हो जाए। तो वो प्राथमिकता में सौरभ है, और वो एकदम आप कह सकते हैं कि टॉप प्रायोरिटी जो सरकार की। भाई टेक्निकलिटी थोड़ा समझ लेते हैं। मॉनसून सेशन के आखिरी दिन गुजर गया, स्पीकर ने कहा, चेयरमैन ने कहा साइन ए डाई, मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित। साइन ए डाई होते ही ठीक। अब प्रोरोग करने का मतलब कि ऑफिशियली द सेशन एंड्स, 17 तो अगर 17 नहीं किया तो स्पीकर जब चाहे बुला सकते हैं। हाँ, उसमें ये बस ये है कि पहले वाली प्रक्रिया आपको फिर से नहीं करनी है। स्पीकर चाहे तो उसको बुला सकते हैं। अब आप सरकार में हैं तो पहले वाली प्रक्रिया भी करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई तकनीकी समस्या है। बट स्मूथ रखने के लिए इस काम को किया जाता है। और क्योंकि इस बात को लेकर बताया जा रहा था, वो मतलब बताया नहीं जा रहा था, सेंस समझ में आ रहा था कि प्रोरोग वाले चीजें अंदर खाने चल रही हैं, तब हम लोग उस समय चर्चा की। मतलब कांग्रेस ने ये खदशा जाहिर किया है, शक जाहिर किया है कि अभी भी फिराक में है डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण क्लब करके बिल लाने की, और इसीलिए ये नहीं किया गया, 17 नहीं हुआ है, ताकि शॉर्ट नोटिस पर सिटिंग बुलाएं और अगर नंबर हो गए तो इसको बगैर पूरी चर्चा के पास कराएं। इसमें कांग्रेस क्या, वो तो हम लोग भी जानते हैं इस बात को कि सरकार जिस दिन उसके पास नंबर जो है हो जाएंगे, दो चीजें जैसे बात चल रही है डीएमके सरकार में शामिल हो जाए, बहुत इस तरह की खबरें भी आई हैं, होगी कि नहीं होगी ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन नंबर हो जाने के बाद तो सरकार के एजेंडे में है भाई, वो तो प्राथमिकता में है उसके वो काम डिलिमिटेशन में। एनी हाउ अगर नंबर हो जाए तो उनको विंटर सेशन तक वेट करने की तो कोई जरूरी है नहीं। 2 दिन का सत्र बुलाना है, विशेष सत्र भी बुला सकते हैं। 2 दिन का सत्र बुलाना, एक दिन लोकसभा एक दिन राज्यसभा, और हो जाना है साथ में, उसमें पास होकर के अगर नंबर हो जाते हैं तो इसलिए मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है कोई दिक्कत है सरकार को। ठीक है, पिछले अभी जो मॉनसून सेशन में ये दावा सरकार ने किया था सोर्सेस से ही ऑब्वियसली कि नंबर आ गए हैं, वो 366 का एक नंबर आया भी, सरकार ने दावा किया कि 366 हमारे पास है, मोर देन। सरकार ने ऑफिशियली दावा नहीं किया, ऑफिशियली नहीं, बट अब देवेंद्र जी ने जब खबर दे दी तो वही थी। हाँ, मतलब ये बार बार बड़े पुरजोर तरीके से कहा जा रहा था, जो कि शुरू में नहीं कहा जा रहा था। शुरू में कहा जा रहा था कि नंबर से अभी हुए नहीं। उस वक्त ये कहा गया कि नंबर तो हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण विधेयक इस माहौल में नहीं लाना चाहती सरकार, जहां हाउस चल नहीं रहा है, शोर शराबा है, तमाशा होगा, ली भी आए तो, और ऐसे हल्ले हंगामे में पास नहीं कराना चाहती। तो जब भी लाएंगे यही होगा। नहीं, लेकिन तब वो तो जो सेशन गया है ना मानसून का, तो एक खास वातावरण में सेशन वॉश आउट हुआ है। बहाना ही ढूंढ रहा है वो। अब छात्र आंदोलन बन जाएगा बहाना। एक मंत्री का इस्तीफा, मतलब सरकार के लिए बड़ी एम्बरेसिंग सिचुएशन थी उस पूरे उसमें सत्र में। आप जब अगर विशेष सत्र बुलाती है तो वो एम्बरेसिंग सिचुएशन उस तरह तो नहीं होगी ना, वो तो सब एक तरह से हिस्ट्री हो गई। उस वक्त तो वो प्रेजेंट था, चल रहा था, सारा विमर्श जो था बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट था। स्लेट फिर साफ होगी। देखिए, नए शरीर जब अगर नया होगा तो फिर उसमें हल्ला गुल्ला मचेगा, थोड़ा बहुत विपक्ष मचाएगा, लेकिन जब सरकार जब विशेष सत्र बुलाएगी तो एजेंडा भी तो क्लियर करेगी ना। पॉलिटिकल एजेंडा आएगा, क्यों बुलाया, जब पॉलिटिकल एजेंडा आएगा उसके बाद विपक्ष अगर उसके बावजूद हंगामा करता है तो ओनस तो अपोजिशन पे भी होगा भाई इस एजेंडे को लेके, तो वातावरण थोड़ा पहले से बदला होगा सरकार के हिसाब से। अगर सोचो कैलकुलेशन के हिसाब से सोचो तो बाकी तो जब भी लाएगी विंटर सेशन में लाएगी तो क्या उसमें हल्ला नहीं बचेगा क्या, विपक्ष को स्मूथली उसको होने देगा? तो वो तो कभी भी वो आशंका तो चाहे विंटर सेशन में लाएं चाहे आप विशेष सत्र में लाएं, सरकार ये देखेगी उसके लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति क्या है। अब वो तुलनात्मक बेहतर स्थिति जिस दिन होगी उस दिन बुला लेगी। अब आप बताइए बड़े सरप्राइज के बारे में आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये जो बड़ा वाला सरप्राइज लिखा है, बड़ा वाला आपने नुक्ता लगाया है, ये सब जो किया है आपने, अमित शाह जी इतने खामोश क्यों हैं? मैं इसको चाहता हूं कि विशेषज्ञ डिकोड करें। वो दक्षिण के दौरे पे जाते हैं, है ना, मुख्यमंत्री से कोई बैठक थी जिसमें मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं, सबसे बड़े अच्छे, और भी बैठकें हुई होंगी जो हमारे आपके जानकारी में नहीं आई है। मुझे लग रहा है कि सरकार इस बार एकदम ठोक बजा के देख लेना चाहती है कि 366 या 360 जो भी है वो एकदम 1 to 1 जैसे कश्मीर के समय मार्किंग हो गई थी कि इतने वोट हैं, इतने राज्यसभा में, इतने लोकसभा में, इस दल के चीफ व्हिप इस समय हमारे साथ आ जाएंगे, वो एब्सेंट हो जाएंगे, ये प्रेजेंट हो जाएंगे। जब तक ये स्टोरी बोर्ड पूरी तरह से मतलब एकदम लॉक नहीं हो जाएगा तब तक मुझे लगता नहीं कि बड़ा वाला सरप्राइज आएगा। बड़ा वाला सरप्राइज इस बार आएगा तो फिर सरप्राइज नहीं रहेगा, वो रियलिटी बनेगा।
और रियलिटी बनाने में ही ये सरकार लगी हुई है, क्योंकि मैं इट्स वेरी अनलाइक ऑफ अमित शाह कि इतने समय से वो इतनी मतलब चुप रहते हुए किसी ना किसी काम में तो वो लगे हुए हैं, और जिस काम में लगे हुए हैं उस काम में सरप्राइज देगा। बहुत सारे पत्रकार, संपादक सब कह रहे हैं कि सरकार सरप्राइज देने वाली है, लेकिन वो भाई हम लोग तो कहते ही रहते हैं, कितनी बार मंत्रिमंडल विस्तार करा दिया होगा है ना, कि आज ये मंत्री बनेंगे। निर्मला जी को कितने दिनों से उनको शिक्षा मंत्री बना दिया लोगों ने, बताइए, कि उनका जेएनयू की एक आ रही है, जेएनयू की एक आ रही है। अरे भाई, उसी हिसाब से सरकार इन चीजों से नहीं चलती सर। सरकार अपने ड्राइंग बोर्ड पे पूरा एक एक सांसदों का हिसाब लिख लेगी, और जब उसका कुल योग 366 DONE डन लिख के आया जाएगा, उस दिन संसद का सत्र आहूत कर लिया जाएगा। और ये जो सत्रावसान और क्या कहते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगित, ये सब तो हमने एक दिल्ली में ही एक हाउस को देखा है कि 3-4 साल तक नहीं हुआ सर प्रोरोग। वो जब मन होता था तब विधानसभा अध्यक्ष बुला लेते थे। केजरीवाल जी वो सच में ऐसे ही करते थे, तो जब मन किया बीजेपी को गाली देना। ऐसी कोई बाध्यता तो है नहीं सर, प्रोरोग करना जरूरी थोड़ी है। याद दिला दिया आपने। तो ये तो विधानसभा अध्यक्ष नहीं, का ये प्रोरोग का प्रोरोगेटिव है। 2004 में जब अटल जी की जो लास्ट आखिरी सेशन था उसमें भी प्रोरोग नहीं हुआ था। अच्छा। और वो चला गया था अप्रैल तक चुनाव। ये विंटर सेशन था, प्रोरोग नहीं हुआ, और अप्रैल में हुआ और जाके चुनाव की घोषणा हो गई थी। अच्छा। तो 2-3 महीने चला था, तो ये कोई नई बात नहीं है प्रोरोग करने और वाली। खैर कांग्रेस को कोई अरे ये कांग्रेस डर तो लग रहा है। कांग्रेस है, ऐसे अपोजिशन तो नजर रखेगा ही। कांग्रेस क्या, बीजेपी होती थी, बीजेपी रखती हाँ, है। लेकिन जयराम रमेश जी की खासियत ज्यादा क्या है कि सरकार जिन चीजों को नहीं बताती या वो नहीं बताते हैं। सोचती, वो उन चीजों को बता रहे होते हैं हाँ। कि स्पेशल सेशन आ रहा है, 16 विशेष सत्रीय खबर भी उन्होंने उड़ाई थी। हाँ, तो ये अरे सारी लेकिन चीजें एक वही चीज से आती हैं। बताऊं, इसमें सरप्राइज क्या है? हम सब जानते हैं कि विशेष सत्र बुलाएगी तो डिलिमिटेशन बिल लेके आएगी, तो सरप्राइज तो ऑलरेडी ओपन है। टाइम कोई नहीं है। ऐसा कोई चीज हो जो बिल्कुल किसी को ना पता हो, अचानक सरकार लेके आ रही है। इसीलिए उन्होंने तो ये बड़ा बात कह फंड के इसमें एक अर्जेंसी डाल दी। हाँ। भाई उन्होंने कभी ये कभी भी कर लेंगे, ऐसा उन्होंने जाहिर किया। नहीं, जयराम रमेश जी के जो भी संदेश है उससे ये है ना कि कांग्रेस पार्टी भी इस बात को लेकर सतर्क है, अपनी तैयारी कर रही है कि जो भी उनके 98 या 100 जितने भी सांसद हैं, जैसे कल अखिलेश जी ने जो कहा कि 5 यादव अगर हमारे परिवार के सांसद नहीं होते गजब। तो पार्टी टूट जाती। गजब। अब भाई मतलब वो कह रहे हैं ना कि मतलब परिवार ने ही बचाया हमको, इसका मतलब कहीं ना कहीं से आशंका थी ना पार्टी में। 3 कैटेगरी बताई उन्होंने, ना टूटने की 3 MY कैटेगरी। ना, या तो परिवार के हों सभी, जैसे उनके 5 हैं, फिर उन्होंने कहा बाकी कुछ एक मुसलमान है हमारे। अच्छा, वो भी नंबर नहीं बताया उन्होंने, उनको तो पता होंगे ना कितने हैं। अरे तो हमको भी तो सबको आपको भी पता होगा। तो अरे उन्होंने नहीं बोले ना, उन्होंने नहीं बोले, लेकिन एक तो परिवार के हैं वो नहीं टूटेंगे, कुछ मुसलमान हैं हमारे वो नहीं टूटेंगे, मतलब बीजेपी के कहने पे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और तीसरा जो पक्के समाजवादी हैं, ये भी उन्होंने कहा, मतलब हर कोई पक्का समाजवादी नहीं है वहां। मतलब इनसे पूछिए, जॉर्ज साहब समाजवादी नहीं थे क्या? ये नीतीश कुमार भी तो थे। नीतीश कुमार समाजवादी नहीं थे क्या? केसी त्यागी जी समाजवादी नहीं थे क्या? तो समाजवादी हुकुमदेव नारायण यादव समाजवादी नहीं, तो समाजवादियों का तो देखिए, समाजवादी आते ही समाजवादियों का तो हमसे पूछो ना, मैं तो उसी हाँ, कुल का हूँ। समाजवादियों में तो धारा 2-3 है। एक धारा बिल्कुल एंटी कांग्रेस, उसको बीजेपी में जाने से कोई परहेज नहीं है। दूसरी धारा एकदम एंटी बीजेपी, उसको कांग्रेस में जाने से कोई परहेज नहीं है। तो वो कहीं भी जा सकते हैं। उनके बाबा आप किस धारा? जॉर्ज साहब उधर चले गए, मधुली में उधर नहीं गए, दोनों कंटेम्प्रेरी थे। मधु जी कांग्रेस समर्थक हो गए और ज्वाइन नहीं किए, जॉर्ज साहब इंडिया के साथ चले गए। नीतीश कुमार उधर चले गए, लालू यादव इधर रहे, है ना। लालू जी को समाजवादी न कहा जाए। नहीं, नीतीश और लालू तो उसी खैर इन्होंने जो बात छेड़ी तो मतलब नीतीश है उधर लालू है। अखिलेश जी ने कह दिया हमारा तो नहीं टूटेगा, नहीं, हमारा आदमी तो नहीं टूटेगा, आप कहीं से ले आओ। इनको थोड़ा सा अगर वो- देवेंद्र जी थोड़ा सा इस पे भी बोलिएगा कि इसका मतलब टूटने की आशंका थी ना। हाँ, मतलब जैसे वो टूटने की आशंका आगे होनी भी चाहिए वोटिंग के दरमियान। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो पार्टी समाजवादी पार्टी टीएमसी जैसी हो जाएगी, लेकिन वोटिंग के दरमियान टूटने की आशंका, मतलब ये है कि वो गैर हाजिर रहेंगे, हो सकता है कुछ सांसदों की तबीयत खराब हो जाए, विदेश या चले कुछ जाएं। इससे विदेश, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो तो होना ही चाहिए। ओके, उतना तो डर बना उतना रहेगा डर उनको। तो निश्चित तौर पर अच्छा, होना ये ऐसा नहीं है कि ये डर राहुल गांधी को भी है, उनको भी है,
उन्होंने वो दिल्ली वाली सब जो वो थी जिसमें कॉमेडी की थी उन्होंने, उस वाली मीटिंग में उसको रचनात्मक वही कांग्रेस सर कहते वही हैं। रचनात्मक वाली तो उसमें मेलोनी बोले थे, वाली? उसमें बोले थे या सीडब्ल्यूसी में बोले, खैर सीडब्ल्यूसी में बोले थे शायद। उन्होंने कहा कि आपका मंत्र एक ही होना चाहिए, एकता और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता। तो फिर उन्होंने वहां उदाहरण दिया टीएमसी का कि जहां विचारधारा नहीं होती वहां ऐसा होता है जो ममता बनर्जी के साथ हुआ। तो ममता बनर्जी ने सबको वर्किंग कमेटी चौकन्ना कर दिया, वर्किंग सीडब्ल्यूसी कमेटी। ने बोला गया। अब देखिए, मैं अभी फिर कहूंगा तो आप लोग को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, मैं क्षमा करिएगा, ये सारी शब्दावली ना लेफ्ट की है। सर विचारधारा में क्या सर, बीजेपी में विचारधारा नहीं है क्या? प्रतिबद्धता, ये लेफ्ट कहाँ से आ गया इसमें? लेफ्ट कहाँ से आ गया भाई? प्रतिबद्धता को लेफ्ट का शब्द है क्या? कमिटमेंट टू आइडियोलॉजी, कमिटमेंट टू आइडियोलॉजी तो हर पार्टी की होती है। अच्छा एक चीज बताऊं सौरभ, जो अब ये मुझे जो तो आप- मनुस्मृति वाला ये विमर्श अपने है, ये अपने बड़े होने का इतना इतना- लाभ इतना- उठाते इतना- हैं। मनुस्मृति वाला विमर्श लेफ्ट का नहीं है, ये अम्बेडकराइट्स का है। मनुस्मृति पर इस देश में सबसे ज्यादा बहस अम्बेडकराइट से चलाई है। लेफ्ट तो जाति को मानते ही नहीं है, उनके विमर्श में तो कास्ट है ही नहीं, वो तो क्लास की बात करते रहे हैं पूरा। सारा तो कास्ट पर ही बेस है सर। बात बेस है उनकी थ्योरी। सर कास्टलेस सोसाइटी की नहीं, बात इंडियन करते क्लासिक- हैं। वो क्लास इंडियन अगर कम्युनिस्ट। जाति समझ जाते तो उसकी हालत ये नहीं नहीं होती। सर इंडियन कम्युनिस्ट तो बोलता है ना, इंडियन कम्युनिस्ट कास्ट अब बोलने लगा है, वरना वो आप पूरा नमूदरी पाद से लेकर के उनके सबके पेपर्स पढ़ो ना। अच्छा ये कमिटमेंट पे They always say class. कमिटमेंट पे कुछ सोशलिस्टों ने कास्ट की बात की है। बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे शब्द जो है ना, ये आपको जेएनयू के आसपास सुनाई देते हैं। हम प्रतिबद्धता, हम पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस, सुना था ना, वो चिट्ठी भी लिखी थी उन्होंने। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि चाहे जितनी प्रतिबद्धता करा लें, प्रतिबद्धता का असली टेस्ट एक तो चुनाव के समय होता है और दूसरा टेस्ट फ्लोर ऑफ द हाउस में होता है। तो श्रीमान राहुल गांधी को अगर अपने सांसदों की प्रतिबद्धता का टेस्ट करना हो तो ये दो चीज में उनका टेस्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और जहां तक प्रतिबद्धता किसके प्रति, परिवार के प्रति या आइडियोलॉजी के प्रति, उन्होंने कहा मैं ये जानना, मतलब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये बताना चाहिए कि किसके प्रति प्रतिबद्धता। आइडियोलॉजी के तो प्रतिबद्धता अध्यक्ष के प्रति होती है, लेकिन अगर परिवार के प्रति प्रतिबद्धता आपकी है तो प्रतिबद्धता राहुल जी के प्रति होगी। ये महीन सा अंतर है, ये समझना पड़ेगा। ये कांग्रेस के वर्कर्स को भी तो पता होना चाहिए ना भाई कि प्रतिबद्धता टुवर्ड्स हुम। इसके लिए ये पता होना चाहिए अच्छा, कांग्रेस अच्छा, ये कांग्रेस की बताओ, आइडियोलॉजी क्या है। सौरभ प्रतिबद्धता जो है नितिन नवीन के प्रति होगी या मोदी जी के प्रति होगी? प्रतिबद्धता वहां भी है, अध्यक्ष के प्रति होनी चाहिए। फिर विचार के प्रति, विचार के प्रति होगी ना प्रतिबद्धता, वो चाहे कांग्रेस का विचार हो या भाजपा का विचार हो या समाजवादी विचार हो या लेफ्ट मैं विचार। इसीलिए कहा था बुरा लग सकता है, बुरा नहीं लगता खतरा है। लेते हुए मैंने ये नहीं बोला। बुरा क्या है, जो बात हो रही है ना, वरना एक पक्षी बात हो जाएगी ना, फिर शो जो है अच्छा, हम लोग आपको ले शो हमारा कहाँ की one-sided बात हो करें? जाएगा ना। बात ये हो रही है कि 2/3 अगर बीजेपी को चाहिए तो किसी की तो प्रतिबद्धता नहीं, मैं कमजोर जरा करनी पड़ेगी उन्हें नितिन ना, नवीन, तो वो किसकी होगी? नितिन नवीन, और उस पे बोल दूं, हाँ बोलिए। उस पे अंतर सिर्फ इतना है कि नितिन नवीन को लेके नरेंद्र मोदी कहते हैं सार्वजनिक रूप से ही इज माई बॉस, और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से ये कहता है I am not कि the आला boss. कमान से पूछ के बताऊंगा। बस इतना ही फर्क है सर, बाकी आप वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को सोनिया गांधी भी अपना बॉस बता चुकी हैं जिस वक्त चुनाव होने के बाद। अगर हम न ध्यान दें तो अलग बात है। नहीं ये तो खुद खड़गे साहब की कोट है सर। नहीं अब वो तो उनकी विनम्रता है, अच्छा खड़गे वो की उनकी विनम्रता, है, उसमें क्या तुम दिक्कत? करो तो रासलीला। क्यों भाई? विवशता में और विनम्रता में एक आध अक्षर का फर्क है। ना का फर्क है और संयुक्ताक्षर का। ये अब 2/3 वाली बात जहां तक हुई, अभी इन्होंने एक तो सर ने भी जो बात छेड़ी कि भाई डीएमके सरकार में शामिल हो सकती है, ऐसा खबरें चल रही हैं। चर्चाओं में तो आने लगा है। कितना है आप ये बताएं। एक्चुअली तमिलनाडु की दोनों ही बड़ी पार्टियों को हमारे समझ में अपने नहीं आ अखबार रहा ने है। खबर छापी भाई। देखिए हमने उस दिन बात की थी और वो हमारी, उस वक्त हम गलत नहीं थे। उस वक्त खबर यही आई थी कि विजय ने वो साउथ जोनल कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि हमें केवल केंद्र से ये कमिटमेंट चाहिए कि समान रेशो में सीटें बढ़ेंगी। पर विजय तो एमपी नहीं है ना। नहीं, लेकिन अगर वो उनका स्टैंड ये हो जाए कि तो हमें डिलिमिटेशन से प्रॉब्लम नहीं है अगर सबकी बराबर रेशो में अनुपात में सीटें बढ़ती हैं तो, लेकिन अगले दिन वो क्लैरिफिकेशन आ गया उनकी पार्टी का। उन्होंने तो विधानसभा प्रस्ताव पास करा लिया ना 543 में ही फ्रीज कर दीजिए। एक उस रोज ये खबर आई कि उन्होंने केवल इतनी कमिटमेंट मांगी है, लेकिन फिर जब ये खबर फैल गई
कि विजय पलट गए तो उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि नहीं, हमने 543 को फ्रीज करने की मांग की है। उनके भले ही सौरभ नंबर्स ना हो उनके, लेकिन अगर वो आ जाते इस बिल के पक्ष में तो डीएमके के लिए साथ आना बड़ा आसान काम हो जाता। जैसे अभी डीएमके के हिसाब से सोचिए कि एक तो उनको कांग्रेस के अगेंस्ट में जाना है, लेकिन ये भी उनको अपनी पॉलिटिक्स का भी ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में ऐसा ना हो कि आप उस मोड़ पे चले जाएं जहां सामने वाले के लिए बड़ा आसान काम हो जाए। जैसे और बीजेपी के लिए भी मुसीबत है। जैसे सरकार में आने की बात तो बीजेपी भी नहीं सोच सकती सौरभ, इस लिहाज से कि बार बार सनातन का अपमान किया बीजेपी वाले, चिल्ला चिल्ला के डीएमके पे बोले। और उसने किया, उन्होंने किया, उदयनिधि स्वामी ने जो कुछ भी अब उस किया, पर रिग्रेट नहीं किया बस। हाँ, अब उस कंडीशन में आप कैसे उनको फिर साथ लेकर, नंबर्स का हाथ साथ लेना इशूज बेस्ड, वो टेक्टिकल एलायंस जैसी चीजें होती हैं, जैसे बीजेडी कर देती थी, वाईएसआर करते रही है, तो उस तरह की चीज। इससे ज्यादा डीएमके के साथ तो अभी जाना दोनों के लिए ये संभव नहीं रहा। ना डीएमके अफोर्ड कर पाएगी, ना बीजेपी अफोर्ड कर पाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि डीएमके को चाहिए होगा कि राज्य में अगर आप अपोजिशन में हैं तो केंद्र की सरकार का आपको सपोर्ट किसी न किसी रूप में रहे। अगर यहाँ भी सपोर्ट नहीं रहा तो फिर वहाँ अपनी राजनीति चलानी मुश्किल हो जाएगी। और जैसे अभी उदयनिधि को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनका क्या रहा? शरद पवार जी के साथ जो बातचीत वगैरह सुन रहे थे, चल रही सरकार उसमें अड़चन सिर्फ एक चीज है सौरभ अभी तक, कि जो सुनेत्रा पवार जी वाली एनसीपी है वो लोग तैयार नहीं हैं कि वो साथ आ जाएं, और बीजेपी ये चाहती है कि दोनों एक साथ आएं। और वहां नहीं चाहने के पीछे वजह ये है कि जैसे ही सुप्रिया सुले वहां जाएंगी तो एनसीपी के लीडर कौन? सुप्रिया सुले। तो वो ये नहीं चाहते, वहां लीडरशिप की समस्या है। सुनेत्रा जी को लगता है कि अब सुनीता जी को लगता है कि जैसे वो आ जाएंगी तो फिर, और बीजेपी ये नहीं चाह रही है कि हाँ दोनों अलग अलग धड़े के तौर पे ये रहें। इसके अलावा इसमें कोई समस्या नहीं है। उनके नेताओं से आप बातचीत कीजिए तो एकदम से वो समझ में आता है कि होता है ना कि बाकी इश्यूज हों या हवाबाजी ज़्यादा चल रहा, हाँ ऑन रिकॉर्ड आके वो खंडन नहीं करेगा लोग तब तक जब तक नहीं हो जाता है, बट अंदर खाने कोई समस्या जैसी चीज़ नज़र नहीं आती सिवाय इसके। और इस बात को भी ऑफ रिकॉर्ड ये बताया जाता है कि दोनों एकीकरण के पीछे वजह यही है, नहीं होने के पीछे वजह यही है कि सुनेत्रा पवार इस बात को नहीं चाहती। सर, ये तीसरा सरप्राइज में एक ऑप्शन दे देते हैं। दो की बात तो कर ली हमने, वो मंत्रिमंडल विस्तार ही कर लीजिए। यूसीसी तो ये राज्य दर राज्य ला ही रहे हाँ हैं। चलिए ठीक है, अभी तात्कालिक वही है ना, तो अब वो अगला तो चलिए आप ही बताइए। आप ही बताइए भाई, आप ही उसकी के कोई सूत्र हैं। नई तिथि आई है उसकी? देखिए, अब इस तरह की अटकलबाजियां सौरभ इतनी बार चल चुकी हैं, इतनी बार खारिज हो चुकी हैं, अब देख चुके हैं, इतनी बार गलत हो चुके हैं। लेकिन एक चीज जैसे देखिए कि होना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी। मान लीजिए हर्ष मल्होत्रा सरकार के मंत्री रहते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बन गए, ठीक, बीजेपी में दोनों चीजें चलती नहीं, तो पता है ना कि आगे पीयूष जी का भी आपको नाम लीजिए, पीयूष जी का भी नाम नहीं, पीयूष गोयल वाला एक्सेप्शन यहाँ से नहीं रहेगा कि कोई बहुत मंत्रिमंडल में वो क्या चला रहे होंगे, लेकिन जिस जगह पर वो आए हैं एक तो इस काम को पहले से करते रहे, ठीक, भले ही पद पे ना रहें। मंत्री प्लस कोषाध्यक्ष की बात हो रही है। हाँ, पहले भले ही उस पद पे नहीं थे, लेकिन सारे बड़े फाइनेंस की चीजें वही देखते थे। अब जो हमें पता चला इनके ये बनने के बाद, हमने भी ये टटोला कि क्या ये बनने का मतलब है कि वहाँ से खाली किया जाएगा, तो हमें ये बताया गया कि बीजेपी का फाइनेंस अब जैसा अभी हो गया है, पार्टी का जितना विस्तार हो गया है, तो ऐसे में बहुत स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, और जिसके लिए जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के भी बजट उतने नहीं होते जितने कई सारे बीजेपी के पास जितने हैं। तो उस कंडीशन में आपको अगर स्ट्रक्चर ढांचा चाहिए तो कई जगह सिग्नेचर वगैरह की जो पदेन होता है उसकी ज़रूरत है, और वो व्यक्ति जो डिसीजन ले रहा है तो वो तर्क अभी दिया जा रहा है। तो हमें पार्टी की तरफ से ये नहीं बताया गया कि क्योंकि इनकी छुट्टी की जानी है इसलिए उस पर नहीं, छुट्टी क्या मतलब एलिवेट किया गया उनको। रवनीत बिट्टू एलिवेशन इस लिहाज से आप नहीं कहेंगे ना कि इसी काम को देखते ही रहे। 14 से 19 में आप वही थे तो दोनों चीज थे, कोषाध्यक्ष मंत्री भी थे, इसलिए मैंने कहा उस दिन भी कि वो रह सकते हैं, जरूर रह सकते हैं वो, लेकिन रवनीत बिट्टू वाली जगह वो खाली है। तो इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर आपको समझ में आएगा कि एक्सपेंशन होना है, कब वो तो सिर्फ यही जानते हैं। लेकिन बड़ा सरप्राइज मुझे लगता है वही होगा कैबिनेट वाला। कैबिनेट में बहुत सरप्राइज इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसमें ये नहीं पता कि कौन क्या होगा। हाँ, लेकिन जैसे एक सरकार तो कभी नहीं पता चलता सर, सरकार कैबिनेट रिशफल करे या बनाए तो ये सामान्य चीज है। अटल जी के टाइम में पता लग जाता था, 2 साल के बाद अटल जी के टाइम में पता लग जाता था, जब पार्टी कलेक्टिवली चलती तो पता लग जाता। नहीं, पार्टी जब दो लोगों को तय करना तो नहीं पता लगता। पार्टी जब न्यूज रूम से चलती है तब पता चल जाता है। न्यूज रूम से जब भी चलती थी अब भी चलती है। अब वो न्यूज रूम वाले थोड़ा क्लोज डोर वाले हैं। न्यूज रूम से जब पार्टियां तय होती हैं कि भैया इसको बनाओ राजा, इसको राजा बनाओ, तब वो तय हो जाता है, तब पता चल ही जाता है भाई। ये भी देखा है। ये बीच वाला बड़ा वाला सरप्राइज और ये वाला सरप्राइज जुड़े हुए हैं क्या? मतलब एलाइज और
मंत्रिमंडल विस्तार? सेशन से पहले सौरभ ये जुड़े हुए थे, जब एनसीपी को लेकर जब बातचीत सारी चीज़ चल रही थी ना, तो उसमें ये था कि सेशन से पहले अगर वो सारी चीज़ें हो गई होती तो इस लिहाज से था कि वो कर लिया जाए ताकि नंबर्स भी चाहिए। अब ये उस रूप में नहीं जुड़ा हुआ है। 2 साल के बाद अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार अपना सफल करते रहे हैं, और जो तर्क मैं आपको बता रहा हूँ कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसके आधार पर ये ब्रिक्स से पहले होगा, ब्रिक्स से बाद? नहीं, ये एकदम से वो अंदाजा वाली चीज़ 11 तारीख से। ब्रिक्स के पहले तो कोई विंडो ही नहीं है अब। वो ब्रिक्स के पहले तो विंडो इस अटकलबाजी में जाना ये बड़ा खराब इस लिहाज से होता है कि पार्टी में वैसे भी किसी भी प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार और आपको बताऊं कि जैसे जो बात हम लोग कह रहे हैं, पार्टी में सौरभ प्रधानमंत्री के अलावा जिन व्यक्ति से भी आपकी बातचीत हो सकती हो, चाहे वो सरकार के मंत्री हों या फिर सरकार के बड़े अधिकारी हों या संगठन के बड़े लोग हों, किसी को नहीं सब वही जवाब देंगे जो हम लोग कह रहे हैं। तो फिर ये बात वो बस अपने मन से समझ लीजिए। मेरे ख्याल से वो सबसे मिलता जुलता कंपैरिजन आप टीम से, बीजेपी की नई टीम से कर सकते हैं ना। कब से सुन रहे थे होगा 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 होगा, 290 दिन से सुन रहे थे, बस 7 महीने लगे ना। तो उसको सुनते सुनते आखिरकार हुआ ना भाई। और कमाल उसमें भी ये था कि जैसे 10:30 में इंडिया टीवी पे हम लोगों ने ये खबर चलाई, ठीक, मेरा लाइव हो रहा है, और उसके बाद बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता हमको कह रहे हैं कि नहीं ये तो गलत खबर है। वो सारे नाम सही निकले, इसलिए नहीं कि वो मुझे मिसगाइड कर रहे थे, तब उनको भी नहीं पता था। तो इस रूप में अगर जो पार्टी काम करती हो, या उनको कुछ और पता था, तब कह रहे भाई वो कहते एक्स का नाम आया, आप कह रहे भाई बकायदा हाँ नाम उदाहरण देते को बता रहे थे कि ये तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा वही है। कह रहा हूँ। तो उस दौर में अब कोई गेस करना, अटकलबाजी करना, उस भी इतनी बार अगर गलत हो चुका हो अटकलबाजी सबके लिए, फिर मुझे लगता है कि वो खामखा का तो पता ही होता है। अरे पता सिर्फ इनको होता है। आपको क्यों नहीं पता होता है? इतने बड़े अखबार का एक पन्ना खुद लिखते हैं। एक चीज और मजेदार आपको बताऊं, नहीं मुझे कभी भी टेनिस एल्बो नहीं होता विदाउट प्लेइंग टेनिस। एक चीज किसको हो गया, एक और मजेदार चीज आपको बताऊं कि जैसे कई बार लोगों को ये लगता होगा ना कि जैसे किसी को राज्यपाल बनाना है या मंत्री बनाना है, वो भी चल रहा है, राज्यपाल भी वाला सुनिए तो सही कि आज नाम बुलाया जाएगा, आज तय किया जाए किसको बना दे। इन सारी चीजों के लिए संगठन के पास ऑलरेडी बैंक रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश से अगर अगले मंत्रिमंडल विस्तार में किन नामों पर विचार किया जाना है, उनमें से 4 नाम तकरीबन 2 महीने पहले दिए जा चुके हैं। ऐसे ही बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, वो सारा वो एक्साइज करके दे देते हैं। हाँ, फिर जब जिसको डिसीजन लेना है वो उसमें देखेंगे कि किसको करना है क्या। चलिए ठीक है सर, अभी आज तो बहुत ही एक प्रोग्राम के लिए 4-4 सब, जैसे अमरपाल मौर्य का नाम मंत्री के लिए था, उनको संगठन में डाल दिया गया। अब देखिए, अभी कह रहे थे अटकल मत लगाओ, है ना, हिंट भी देते। लेकिन देवेंद्र ये बताइए, आप जब कह रहे हो कि सिर्फ एक व्यक्ति को पता होता है, तो आपको कैसे पता लग जाता है? उस एक व्यक्ति से ही लगता है आपको। नहीं तो वो अपने आपके सवाल में जवाब है आपका। आप कुछ और बात कीजिए। ठीक है सर, समय इतना ही था, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर। पर ये तो आपने सरप्राइज दे दिया, मतलब हमसे पूछा ही नहीं और कह रहे हैं समय इतना ही था। अच्छा नमस्कार। आप गप में लग गए। चौथा सरप्राइज है। नहीं अब ये तो अब